Hello everyone, welcome to Mind Retreats. Today we are going to start our new poem from class 10, that is How to Tell Wild Animals. So before starting the poem, let's know about our poet. So How to Tell Wild Animals एक बहुत ज़्यादा ह्यूमरस और हंसी मजाक वाली पोएम है और छोटी सी पोएम है बट बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी कि कैसे आप एनिमल्स के साथ रिलेट करते हो। जैसे हम छोटी छोटे एनिमल्स या फिर कोई वाइल्ड एनिमल्स होता है उनको पहचानने के लिए कैसे याद रख लेता है ना कि वो ऐसा दिखता था, या फिर जैसे अगर हम कमेलियन देखते हैं तो उसको हम देखते हैं अच्छा वो तो एक टाइप की लिजर्ड थी, है ना, या फिर हम क्रोकोडाइल देखते हैं तो उसको किसी ना किसी चीज़ से रिजेंबल कर लेते हैं। तो ऐसे ही इस पोएम में भी हमें पोएट ने यही चीज़ समझाई है कि कैसे हम किसी ना किसी एनिमल को किसके साथ रिजेंबल करते हैं, या फिर अगर हमें उसको पहचानना हो तो हम किस तरह से पहचान सकते हैं, राइट। तो हमारी ये जो पोएम है किसने लिखी है? कैरोलिन वेल्स ने लिखी है, who was born in 1864 and unfortunately she died in 1942. She was an American writer जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी छोटे बच्चों की पोएम्स एंड राइटिंग्स लिखी हैं, बहुत ह्यूमरस पोएट्रीज लिखी हैं, इनकी बहुत ह्यूमरस राइटिंग्स होती हैं। आप पूरी अभी पोएम भी पढ़ोगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा हंसी आएगी एंड बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगेगा कि हाँ हम भी डेली लाइफ में या डे टू डे लाइफ में ऐसे ही एनिमल्स के साथ अपने आप को क्या करते हैं, जोड़ते हैं किसी न किसी को कैसी भी याद रखने के लिए, राइट। तो यहाँ पे भी वही है। लेट्स स्टार्ट विद द पोएम, लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द पोएम। इफ ever you should go by chance to the jungle in the Keys, and if ever you should go by chance to jungle in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. तो यहाँ पे देखो बच्चों कैसे इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में आपको कैसे डिफाइन किया गया है कि वो क्या समझा रहे हैं कि अगर आप कभी भी जंगल में जाते हो, कभी एक ऐसा चांस आता है कि आप ईस्ट की तरफ जाते हो, आप जंगल की तरफ जाते हो, तो हम आपको एडवांस में ही बता देते हैं। एंड इफ देयर शुड यू टू एडवांस, तो क्या कह रहे हैं वो कि आपको एडवांस में ही कैसे पता लग जाएगा कि वो एनिमल कैसा है या फिर वो एनिमल कौन है। अ लार्ज टॉनी बीस्ट, अ लार्ज टॉनी बीस्ट मीन्स बहुत बड़ा एनिमल, बहुत बीस्ट जैसा दिखने वाला एनिमल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉनी हियर? टॉनी इज डिस्क्राइब्ड फॉर द कलर ऑफ द एशियन लायन, राइट। ये कलर के लिए बताया गया है, कलर ऑफ अ एशियन लायन। एशियन लायन का कलर कैसा होता है? ब्राउनिश कलर होता है, राइट। तो टॉनी यहाँ पे किसको बोला गया है? ब्राउनिश कलर को बोला गया है, बीस्ट का जो कलर डिस्क्राइब कर रहे हैं। इफ ही रोर्स एट यू, अगर वो आपके ऊपर रोर करता है, अगर वो आपके ऊपर गुर्राता है जब आप मर रहे हो। यहाँ पे ये डाइंग एज अ शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, किसका? डाइंग का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, राइट। तो अगर वो आपके ऊपर रोर करता है एंड अगर आप मर रहे हो, आपको पता लग जाएगा ये कौन सा एनिमल है, एशियन लायन है। तो अगर आपको यहाँ पे पूरी पैराग्राफ में पता लगाना हो कि अगर आप क्या कर रहे हो, बाय चांस अगर आप जंगल जा रहे हो, ईस्ट की तरफ जा रहे हो और कोई बीस्ट लाइट एनिमल आपको दिखाई देता है जो ब्राउनिश कलर का है और वो अगर आपके ऊपर आके रोर कर रहा है एंड आप मर रहे हो, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि वो कौन सा एनिमल है, वो एक एशियन लायन है। गॉट इट? Now coming to the second paragraph, or if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. Now यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं पोएट को? आपको ये बता रहे हैं कि एक ऐसा टाइम जब आप सिर्फ घूम रहे हो, इधर उधर मंडरा रहे हो, घूम रहे हो, राइट, तो वो एक नोबल बीस्ट जो देखने में तो बहुत ज़्यादा स्वीट सा है, हम्बल सा है, बट वो कैसा है? बीस्ट है, एक दानव टाइप का है। वो आके क्या करेगा? आपको ग्रीट करेगा, जो कि दिखने में कैसा है, उसकी अपीयरेंस कैसी है? एक
स्ट्राइप्स है उसके ऊपर ब्लैक कलर के, और उसकी बॉडी कैसी है, येलो बैकग्राउंड है, ठीक है ना। ग्राउंड का मतलब यहाँ पे क्या है, बैकग्राउंड उसका, मतलब उसकी जो बॉडी है, सॉरी, मतलब उसकी बॉडी कैसी है, उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स हैं एंड येलो कलर का उसका बैकग्राउंड है, तो वो क्या है, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। ये चीज तुम पेश करो कि अगर वो आपको खाता है, तो ये वाला रूल आपको सिंपल सा याद रखना है कि वो ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स हैं उसके ऊपर, उसका बैकग्राउंड कैसा है, येलो कलर का उसका बैकग्राउंड है, और वो आपको आके खा रहा है, उसका मतलब क्या है, वो एक बंगाल टाइगर है, राइट। आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा सेकंड पैराग्राफ भी। इफ यू हैव एनी डाउट्स डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। Now let's start with the next paragraph. If strolling forth a beast you view, whose height with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. तो यहाँ पे वो देखो क्या कह रही है आपको थर्ड पैराग्राफ में, अगर आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, स्ट्रोलिंग फोर्थ मतलब आगे की तरफ बढ़ना, तो आपको अगर एक बीस्ट दिखाई देता है, whose hide with spots is pepper, मतलब hide मतलब hide with spots मतलब उसके बॉडी के ऊपर क्या बने हुए हैं, छोटे 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 स्पॉट्स बने हुए हैं। आपने लेपर्ड देखा होगा ना, लेपर्ड कैसा होता है, उसकी बॉडी के ऊपर ब्राउन कलर का होता है, उसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, स्पॉट्स होते हैं। पेपर मतलब अपीयर कर रहे हैं, राइट, जो उसकी बॉडी के ऊपर जो छोटे छोटे स्पॉट्स हैं वो अपीयर हो रही हैं। तो as soon as he has leapt on you, जैसे ही जितना जल्दी वो आपके ऊपर आके झपट्टा मार के आपको पकड़ लेता है, आपको पता लग जाएगा कि वो कौन सा एनिमल है, वो एक लेपर्ड है, राइट। Twain no good to roar with pain, he will only lap and lap again. तो अगर वो आपको ऊपर और रोर कर रहा है और आप चिल्लाओगे, जब वो रोर कर रहा है आपके ऊपर, वो दहाड़ रहा है, या फिर आप उस समय पे चिल्ला रहे हो जब उसने आपको पकड़ के रखा हुआ है, आप अगर पेन से उस चीज से चिल्ला रहे हो, तो वो आपको और ज्यादा पकड़ेगा, ही विल लैप यू, वो आपको और तेज से पकड़ लेगा। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग डाउन योर रैप, वो आपको और तेज से पकड़ लेगा, तो आपको कोई भी मतलब चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली वो लेपर्ड है जिसने आपको पकड़ के रखा हुआ है, राइट। Now coming to the fourth is when you are walking down your yard, you meet a creature there who hugs you and very very hard. Be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more guess. तो what is the poet here trying to say कि अगर आप कभी भी अपने यार्ड में इधर उधर घूम रहे हो और कोई भी आपको एक क्रिएचर ऐसा आके मिलता है जो आपको तुरंत से आके क्या कर लेगा, हक कर लेगा, एंड बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर लेगा, और आपको तब ये समझना है कि कौन सा एनिमल है, ये एक बेयर है, राइट। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कि वो कौन सा एनिमल है, तो वो ऑब्वियसली आपको एक केयर का एक और जेस्चर दिखाएगा कि वो क्या है, बेयर है, राइट। Though to distinguish beast of prey, a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. Now यहाँ पे कोई क्या कह रही है हमें कि आपको डिस्टिंग्विश करना है, आपको डिफरेंस देखना है दोनों बीस्ट के अंदर, कि ये यहाँ पे नोविस किसको बोल रहे हैं, नॉन प्लस किसको बोल रहे हैं। नोविस कौन होता है, एक न्यू कमर, ठीक है। न्यू कमर कौन होता है, जो इंसान कोई जॉब के लिए या फिर किसी भी चीज को न्यू करना सीखता है, राइट। एंड नॉन प्लस मीन्स कोई भी ऐसी चीज जो हमें अननोन है,
राइट, कोई भी हम जिसके लिए फ्रेंडली नहीं है, जो हमें पता नहीं है। तो अगर कोई एनिमल ऐसा आता है हमारे सामने जिसके बारे में हमें नहीं पता है, तो आपको इन दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको पता लग जाएगा कि वो एनिमल कौन है, या तो क्रोकोडाइल है या फिर वो कौन है, हाइना है। तो क्या वो इस पता चाहिए आपको कि हाइना कम्स विद अ मेरी स्माइल, मीन्स अगर हाइना आ रही है तो वो किसके साथ आएगी, बहुत ज़्यादा खुश होके आएगी, बहुत ज़्यादा खुशी के साथ स्माइल करती हुई आएगी आपके पास। और अगर क्रोकोडाइल आ रहा है तो वो कैसा आएगा, बहुत ज़्यादा वीप करते हुए, मतलब आंसुओं के साथ आएगा। मम्मी बोलती है ना, क्रोकोडाइल के आंसू मत रो, घड़ियाल वाले आंसू मत रो, मतलब आप नकली वाले आंसू रो रहे हो, है ना। तो वही पे जब क्रोकोडाइल अगर वीप करता हुआ आ रहा है, कोई एनिमल अगर वीप करता हुआ आ रहा है, रोते हुए आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन है, क्रोकोडाइल है। एंड वहीं पे कोई एनिमल जो बहुत ज्यादा स्माइल के साथ आ रहा है, दैट मीन्स वो कौन है, एक हाइना है। The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, tis the chameleon you see. Now this is the fourth paragraph of our poem. That is कि अगर आप सच में एक chameleon देखते हो तो वो कैसा होगा, बहुत छोटा सा होगा। और कमीलियन कैसा होता है, एक लिजर्ड जैसा होता है, एक छिपकली जैसा होता है। एंड उसके कोई भी कान नहीं होते एंड उसके कोई भी विंग्स नहीं होते। तो कोई भी ऐसा एनिमल जो आपको दिखे जो लिजर्ड जैसा दिखता है, छोटा सा होता है, उसके कान नहीं है, उसके कोई भी विंग्स नहीं है, और वो पेड़ पे है, दैट मीन्स आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब आप किसको देख रहे हो, एक कमीलियन को दिख रहे हो। क्योंकि कमीलियन कैसा होता है, गिरगिट, जिसको हम बोलते हैं गिरगिट है वो, है ना। तो कमीलियन अपना क्या कर लेता है, कलर बदल लेता है ना। अगर यहाँ पे बैठेगा तो इसी कलर का हो जाएगा, अगर किसी ब्रांच पे बैठेगा तो वो उसी कलर का हो जाएगा, एंड किसी लीफ पे बैठेगा तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो कमीलियन अपने क्या करता रहता है, कलर्स बदलता रहता है। तो अगर वो ट्री में बैठा है एंड आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो कौन है, कमेलियन है। कमेलियन अपना कलर चेंज कर लेता है, तभी तो वो दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। एंड टिस का मतलब यहाँ पे है इट इज। तो यहाँ पे हमारे खत्म हुए और 4 पैराग्राफ। सो लेट्स सी द समरी ऑफ आवर पोएम। तो देखो इस पोएम में हमने बहुत सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ा। हमने एशियन लायन, बंगाल टाइगर, लेपर्ड, बेयर एंड हाइना और कमेलियन के बारे में भी पढ़ा, राइट। क्रोकोडाइल के बारे में भी पढ़ा। तो यहाँ पे देखते हैं कि किसके कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं हमारी पोएम के अंदर। तो हम यहाँ पे जो एशियन लायन है उसको डिस्क्राइब किया गया है बहुत ज़्यादा लार्ज एंड टाउनी, मतलब येलोइश ब्राउन कलर से, कि वो कैसा होता है, येलोइश ब्राउन कलर का होता है। बीस्ट दैट रोर्स लाउडली, जो क्या करता है, बहुत ज्यादा लाउडली रोर करता है ना। इफ इट रोर्स एंड किल यू देन यू हैव बेटा लायन। अगर वो आपके ऊपर रोर कर रहा है और आपको मार देता है, दैट मीन्स वो क्या है, एक एशियन लायन है। बंगाल टाइगर की बात करते हैं तो बंगाल टाइगर एक रॉयल टाइगर है जिसके ऊपर क्या होते हैं, बहुत सारे स्ट्राइप्स होते हैं और वो येलो कलर का होता है। अगर वो जंप करके आता है आपके ऊपर सडनली एंड आपको खा जाता है तो आपको पता लग जाना चाहिए कि वो कौन है, एक बंगाल टाइगर है। ऐसे ही हम देखते हैं कि लेपर्ड क्या है, उसके ऊपर बहुत सारे स्पॉट्स हैं और वो अगर आपको पकड़ लेता है और अगर आप शोर में करोगे तो वो आपको क्या करेगा, और टाइटली पकड़ लेगा। तो आपको पता लगा लेना है कि वो कौन है, एक लेपर्ड है। द बेयर क्या करेगा, आपको बहुत टाइटली क्या देगा, एक हग देगा। और फिर भी अगर आपको डाउट है कि वो कौन है, एक लेपर्ड है, एक डियर है, तो आपको क्या करेगा वो, और आपको अच्छे से दिखाएगा, आपको एक टच वाली फीलिंग देगा कि दैट मीन्स मैं एक बेयर हूँ। क्योंकि बेयर के आप पे बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं ना, तो इसलिए आपको पता लग जाएगा कि वो क्या है, एक बेयर है। Now coming to the hyena
यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है एक लाफिंग साउंड के साथ, रिकॉग्नाइज कर सकते हो क्योंकि वो किसके साथ आती है, एक बिग स्माइल के साथ आती है, मेरी स्माइल के साथ आती है। वहीं पे अगर आप क्रोकोडाइल की बात करो तो क्रोकोडाइल किसके साथ आता है, फॉल्स टीयर्स के साथ आता है, राइट। तो आपके आंसू होते हैं क्रोकोडाइल्स के अंदर। तो अगर आपको डिस्टिंग्विश करना हो क्रोकोडाइल और हाइना के अंदर तो आप कैसे करोगे, अगर स्माइल है तो वो हाइना है, एंड अगर वो रो रहा है तो वो कौन है, क्रोकोडाइल है। नाउ लास्ट देयर इज अ कमेलियन जो अपना स्मॉलर साइज लिजर्ड की तरह होता है एंड कलर चेंज कर लेता है एंड ट्री पे है तो आपको दिखाई नहीं देगा, दैट मीन्स वो कौन है, एक कमेलियन है। गॉट इट? So let's see the poetic devices of this chapter. बहुत ज़्यादा ह्यूमरस पोएम है एंड आयरनी क्या आई गई है यहाँ पे कि कॉमेडी वाली पोएम है। आपको हर एनिमल को अलग अलग क्या कहते हैं एक्सप्रेशन और अलग अलग चीज़ों के साथ कंपेयर किया गया है, राइट। ऐसे ही इसकी राइमिंग स्कीम हर पैराग्राफ में ए बी डी है। आप देखोगे राइमिंग स्कीम तो यही राइमिंग स्कीम आपको मिलेगी। देन देयर इज अ एलिक्रेशन। एलिक्रेशन का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग, राइट। तो कोई भी जब चीज या साउंड रिपीट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं। दैट मीन्स इसमें जो रोरिंग साउंड है वो बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। देन इमेजिनरी, कैसे इस पोएम में अलग अलग चीजों को इमेजिन करके डिस्क्राइब किया गया है जो कि रियलिटी में नहीं होती है बट स्टिल आपको दिखाया जा रहा है। दैट मीन्स इट इज अ इमेज फॉर्म ऑफ थिंग और यू कैन से इट इज अ imaginary poetic device. Got it? Now in this poem we have seen that animals are identified with the different things. So बहुत ज़्यादा exaggerate करके उसको imaginary बना के दिखाया गया है, बहुत humorous way में दिखाया गया है, right? Education को entertainment के साथ आपको learn करने में ताकि चीज़ें easy हो इसलिए उसको अलग तरीके से express किया गया है, right? तो यहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग्स भी दिए हुए हैं। जैसे रोरिंग का मतलब क्या होता है, लाउड डीप साउंड। टाउनी का मतलब मैंने आपको बताया, कलर ब्राउनिश ऑरेंज ब्राउनिश कलर होता है। रेटललेस का मतलब अनस्टॉपेबल होता है। तो ऐसे आपको सारे वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं। देन strangules means kills by choking and chameleon means a lizard that change colors, right? Now the tone and the style which is very humorous here, लाइट हार्टेड स्टाइल है, बहुत कैजुअल वे में आपको बहुत डेंजरस चीज़ों को अच्छे से समझाया गया है, राइट। एंड किस सिनारियो में कैसी सिचुएशन रहेगी वो भी आपको इसमें बताया है पोएम के अंदर। तो कमिंग टू आवर एनसीईआरटी क्वेश्चंस हियर, लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन। डज डाइंग रियली राइम विद लायन? कैन यू से इट इन such a way that it does? तो क्या डाइंग जो है वो लायन कर रहा है किसके साथ, लायन के साथ। आप खुद सोच के देखो, डाइंग लाइन कैसे डाइंग करेगा, राइट। यहाँ पे डाइंग क्या था, ये वाला होता है ना डाइंग, बट उसको डाइंग करवाने के लिए पोएट ने क्या किया, छोटा कर दिया, डाइंग कर दिया, डाइंग की जगह डाइंग कर दिया ताकि वो लायन के साथ क्या कर सके, राइम कर सके। तो टेक्निकली डाइंग इज नॉट राइमिंग, राइट, इट विच इज नॉट परफेक्ट हियर, बट उसको राइमिंग बनाने के लिए उन्होंने उसको छोटा कर दिया, ओके। How does the poet suggest that you identify the lion and the tiger? Well, can you do so according to her? तो आप कैसे पहचानोगे कि वो लायन है या फिर वो टाइगर है? तो यू कैन आइडेंटिफाई द एशियन लायन if a large tawny beast roars at you loudly as you are dying, and Bengal tiger you can recognize that it comes silently and attack you with a leap, right? Do you think the word leapt and leapt in the third stanza are spelled correctly? Why does the poet spell them like this? Leapt and leap are not standard spellings. The correction form is leapt and leaped.
right? The poet uses these non-standard spellings for rhyme and rhythm. It adds a humorous, playful tone and fits the poem style of exaggeration and fun. जैसे हमने dying का पढ़ा ना कि poet ने क्या किया था, dying को क्या कर दिया था, D by I N के साथ replace कर दिया था. ऐसे कि यहाँ पे भी लेफ्ट जो ओरिजिनल है वो हम LEAPT लिखते हैं, राइट? उसको हमने लेफ्ट कर दिया और जो LET है उसको हम ओरिजिनली LEATED लिखते हैं. तो ये सिर्फ लाइनिंग के लिए किया है चेंज. ओके, look at the lines a novice might nonplus. How would you write this correctly? Why is the poet's incorrect line better in the poem? तो देखो हमने यहाँ पे भी देखते हैं कि grammatically correct version is a novice might be nonplus, right? तो but the poet uses nonplus as a verb to keep the rhyme scheme and the rhythmically intact, ताकि वो राइमिंग में बिल्कुल इंटैक्ट रहे, उसकी राइमिंग खराब ना हो. इसीलिए पोएट ने उनको वर्ड्स को चेंज कर दिया. ओके, दो नॉट ग्रामेटिकली परफेक्ट, दिस इनकरेक्ट यूजेज एड्स टू द पोएम क्विकली ह्यूमरस स्टाइल एंड मेक्स इट मोर एंजॉयबल टू रीड अलाउड. तो जैसे जैसे हम उसको पढ़ेंगे वो पढ़ने में और ह्यूमरस लगेगा और ज़्यादा फनी लगेगा, इसलिए माय पोएट ने उसको चेंज कर दिया. सो हमारे क्वेश्चन आंसर्स यहीं पे खत्म हुए. We have completed the entire question answers and the poem. We have covered all the poetic devices, all the question answers and the entire explanation of the poem with the summary, right? So here we have done with our video. आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई हो. आपको कोई भी डाउट हो, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड डू राइट कि आपको इस पोएम में पूरा कौन सा अच्छा सा पार्ट लगा, वो भी कमेंट में आप लिखना. एंड मोर सच कंटेंट प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो आवर चैनल बाइनरी ट्रीज. थैंक यू.